बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। उससे पहले हम इनर प्रोडक्ट पढ़ते हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। हमने एक वेक्टर स्पेस ले लेनी है फील्ड एफ पर। वो फील्ड कोई भी रियल नंबर भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती है, ठीक है। अब मैप, कौन सा मैप, ये इसकी एक अलग टाइप की नोटेशन होती है, ठीक है। ये वो मैप है जो कि वी क्रॉस वी को फील्ड पर मैप करता है, यानी कि वेक्टर स्पेस के की क्रॉस प्रोडक्ट को फील्ड पर मैप करे। तो ये जो मैप होता है, इस मैप को हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको मैप कह लें या फंक्शन कह लें। ये फंक्शन ऐसा है जो कि वी क्रॉस वी को एफ पर मैप करता है, ठीक है। और इसी मैप को हम इनर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, ऑन वी पर इफ़ इट सेटिस्फाइज सम प्रॉपर्टीज़ या सम कंडीशंस, ठीक है। अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम उसको बोलेंगे ये जो वी है, ये जो मैप है, ये इनर प्रोडक्ट है ऑन वी पर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि हमने वी में से एक एलिमेंट लेना है, ठीक है। उस एलिमेंट को हमने इस तरह 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है, और इसका इनर लेना है, ठीक है। इसका इनर जो है, एक ही सेम ही एलिमेंट लेना है पहले आपने, ठीक है। उसका जो इनर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो ये कि जो इनर आप लें वो पॉजिटिव हो, और दूसरी बात कि जो इनर आप ले रहे हैं वी कोमा वी का, वो ज़ीरो के बराबर हो इफ़ एंड ओनली इफ़ वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो। यानी कि ये जो इनर है वी का, वो ज़ीरो के बराबर होगा अगर आपके पास वी ज़ीरो होगा। जैसे अगर हम जब भी हम, एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ये मैप से बहुत क्लियर है कि जो इनर प्रोडक्ट लेने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो फील्ड में चला जाएगा, ठीक है। फील्ड में चला जाएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर आएगा आंसर में, या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। एक ही नंबर की फॉर्म में आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं कि जो आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है, आपने कोई से भी 2 एलिमेंट ले लेना है वी में से, V1 V2, उन दोनों का इनर ले लेना है, ठीक है। उसका इनर जो है वो बराबर हो V2 V1 के कॉन्जुगेट के, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि V1 V2 का जो इनर है, इसका हम इनर लें और वो बराबर हो V2 V1 के इनर के कॉन्जुगेट के बराबर हो, ठीक है। फॉर ऑल V1 V2 बिलोंग्स टू V, जितने भी आप V1 V2 उस कैपिटल वी में से लें, उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीसरी अच्छा, ये यहाँ पर एक बात बताइए, हेयर V2 V1 का जो कॉन्जुगेट है, डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ V2 V1, ठीक है। हाँ, एक बात और हम ले सकते हैं कि अगर आपके पास जो फील्ड है वो रियल नंबर्स की है, तो फिर यहाँ पर फ़र्क नहीं कोई पड़ेगा, वो V1 V2, ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा V2 V1 के कॉन्जुगेट के, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट होता है रियल नंबर में जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो उसी के बराबर होता है ना। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये V2 V1 के इनर के ही बराबर आ जाएगा रियल में, ठीक है। तो रियल में तो नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आपका V1 V2 का इनर बराबर होगा V1 V2 का इनर जो है वो बराबर होगा V2 V1 के इनर के कॉन्जुगेट के। लेकिन अगर फील्ड आपके पास रियल नंबर की है तो V1 V2 का इनर जो है वो बराबर होगा V2 V1 के इनर के। उसमें आप बार लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होता है। तो उससे आप कॉन्जुगेट लें वहाँ पे ना लें तो फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आता है। तो वो जो उसने यहाँ पर अब नोटेशन बताई है कॉन्जुगेट की, तो वो उसने बता दिया हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएँ तो फिर आपको वाज़ह तौर पर ये बात फॉलो करनी पड़ती है और साथ साथ लिखना पड़ता है, वहाँ पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि आपने 3 कोई एलिमेंट ले लेना है वेक्टर स्पेस में से, ठीक है, और 2 एलिमेंट ले लेना है फील्ड में से, और उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए A V1 प्लस B V2 कोमा V3, ये V2 लिखें, कोमा लिखें, V3 का इनर वो किसके बराबर आए, वो बराबर आना चाहिए, बाहर कॉमन ले लें, V1 V3 का इनर
प्लस बी कॉमन ले लें और V2 V3 के इनर के बराबर आना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है, तीनों मतलब पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो फिर हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट ये होगी, या फिर जो हम इसको मैप बोल रहे हैं, ये जो मैप है ये हमारे पास फिर इनर प्रोडक्ट होगा ऑन वी पर। ठीक है, अभी सिर्फ हम इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे जो मैंने अभी आपसे एक बात की थी कि इफ़ f इज़ टेकन एज अ फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ओनली, अगर हम f जो है वो रियल नंबर्स की फील्ड लेते हैं तो फिर हमारे पास V2 V1 का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होता है V2 V1 के इनर के ही, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, तो आप दूसरी कंडीशन को इस वे में भी लिख सकते हैं जैसे उन्होंने आगे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको इसके ऊपर ये बार लगा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए ये पहचानना ज़रूरी है कि फ़ील्ड आपने कौन सी ली है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये पेयर लें V और इनर प्रोडक्ट, ये जो पेयर ऑर्डर पेयर है हमारे पास, इस ऑर्डर पेयर जबकि इस ऑर्डर पेयर में जो V है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो मैप है दिस इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन V, ये इनर प्रोडक्ट है V पर, तो फिर ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये क्या होगा, ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। हम यहाँ से एग्जांपल नंबर, अच्छा आपके पास एक मुझे यहाँ पर एक बात बताई है, हेयर इन आफ्टर वी शैल कंसीडर इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर आर ओनली। अगर हम रियल नंबर आर ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसकी तीसरी कंडीशन थी वो भी फिर हम उसी वे में लिख सकते हैं, यानी कि रिप्लेस करेंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर पहले ऐसे था A V1 प्लस B V2 और V3 इधर था, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ फिर आप इधर लिख लें और ये इधर लिख लें तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर रियल नंबर हो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है V, U और V हमने कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, किस में से, Rn में से। Rn हमें पता है वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो हमने ये जो U और V Rn में से लिए हैं, इनका इनर हमने डिफ़ाइन करना है, इनका इनर क्या है। U और V, अब चूँकि U और V Rn को बिलोंग कर रहे हैं तो U किस तरह का होगा, U1 U2 सोन UN टाइप का, क्योंकि उसमें आपको बताया था कि जब हम R स्क्वायर में से कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो ऑर्डर पेयर के होते हैं, जैसे X1 X2। अगर हम R3 में से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो वो ऑर्डर ट्रिपल के होते हैं, X1 X2 X3। इसी तरह जब हम Rn में से ले रहे हैं तो जो भी आप एलिमेंट लोगे U या V, तो वो U इस टाइप का होगा, UN तक जाएगा, और जो V होगा वो V1 V2 सोन Vn तक जाएगा। अब इनका इनर जो है वो इस तरह डिफ़ाइन है कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, U के दूसरे एलिमेंट को V के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन, U के आखिरी एलिमेंट को V के आखिरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और साथ सबको प्लस किया। तो ये इनका इनर उसने डिफ़ाइन करके दे दिया हुआ है। अगर आपने इसको चेक करना है क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता, तो सबसे पहले आपको इसकी पहली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, आप U एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, Rn में से। ठीक है, और सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे कि U ले लेंगे Rn में से, फिर हम U को डिफ़ाइन करेंगे कि जो हमने N में से लिया वो किस तरह का है, U1 U2 एंड सो ऑन UN टाइप का ले लिया। फिर हम पहली कंडीशन पे जाएंगे कि U का इनर लें तो वो क्या आता है। अब आपको पता है U का आपने U के साथ इनर लेना है, तो वो क्या होगा, U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस UN का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सारे क्या हैं, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में तो कोई टर्म नेगेटिव नहीं होती, और फिर जब हम उनको ऐड भी करेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से शो हो रहा है कि ये पॉजिटिव है। ये तो आपके पास यहाँ से ये शो हो गया कि U का जो इनर है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अब उसकी पहली कंडीशन में ही एक और कंडीशन थी कि अगर हम U के इनर को 0 के बराबर करें
तो एट दी एंड आपको यू भी ज़ीरो ही मिल जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, आपको पता है यू का जो इनर है आपने उसको ज़ीरो के इक्वल रखना है। आपको पता है यू के इनर का क्या आंसर आया अभी आपके पास, ये यहाँ पर कॉमा लगाना है। यू के इनर का आपके पास आंसर आया है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस un स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप कंपेयर करें u1, क्योंकि सब चीज़ें अगर ऐड हो रही हैं और सबके एडिशन ज़ीरो के बराबर है, इसका मतलब उसकी हर टर्म ज़ीरो के बराबर है। u1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, u2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन un स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब u1 भी ज़ीरो है, u2 भी ज़ीरो है, u3 भी ज़ीरो एंड सो ऑन un भी ज़ीरो है। तो अगर सारे ज़ीरो हैं तो u के अंदर तो यही सारे पड़े हुए थे ना, u1 u2 एंड सो ऑन un। तो जब इन सब की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो फिर u क्या आ गया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो इसका मतलब u भी ज़ीरो आ गया आपके पास। तो ये आप किस तरह आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और आप ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ करेंगे ताकि आपको दोबारा अगर आप एक ही इम्प्लाइज डालते हैं तो फिर आपको लगेगा, फिर आप एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं, यू और वी के इनर को ज़ीरो रख रहे हैं और एट दी एंड आप ज़ीरो प्रूव कर रहे हैं। और अगर आप इफ़ एंड ओनली, फिर आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि आप इसको ज़ीरो ले रहे हो और फिर ये शो कर रहे हो कि इसका इनर ज़ीरो है। तो इसलिए आप इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ यूज़ करें तो आपके दोनों स्टेप हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई करवा लेनी है। कैसे, फिर उसके लिए आपने ये दो ले लेने हैं जैसे यहाँ पे इसने लिए हुए हैं। ठीक है, और फिर आपने इस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, u और v का जो इनर है वो आपको पता है u1 v1 प्लस सो ऑन प्लस un vn के बराबर है। ठीक है, तो आपने अब देखें हम इनको शफ़ल कर सकते हैं। v1 इधर लिख दो, u1 इधर लिख दो, प्लस v2 इधर लिख दो, u2 इधर लिख दो, प्लस सो ऑन प्लस vn इधर लिख दो, un इधर लिख दो। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये बराबर हो गया u और v के इनर के बराबर हो गया। तो इस तरह ये सिमेट्री भी शो हो गई कि u v का इनर जो है वो v u के इनर के बराबर आ गया। इसी तरह हम तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो जब हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ये जो हमने इनर डिफ़ाइन की है, ठीक है, इसके साथ ये जो हमारा आर एन है, आर के ऊपर एन, और ये जो इनर आपने डिफ़ाइन की थी ये क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको यहाँ पर भी आपको एक इनर ही डिफ़ाइन करके दी हुई है। आप उसको तीनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो बना सकते हैं, बता सकते हैं क्या ये जो आपने वेक्टर स्पेस डिफ़ाइन की है और साथ ये जो इनर डिफ़ाइन किया है, क्या ये दोनों मिलकर इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते। तो एग्जांपल नंबर 2 में उसने आपको v जो वेक्टर स्पेस दी हुई है वो उसमें क्या है, वो n×1 यानी कि मैट्रिसेस है, n रोज़ और एक कॉलम, यानी कि एक कॉलम मैट्रिसेस हैं। एक v जो वेक्टर स्पेस है वो ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे कॉलम मैट्रिसेस ही पड़े हुए हैं। ठीक है, ओवर आर का मतलब ये है कि उस कॉलम उसकी जो फील्ड है, ये जो v वेक्टर स्पेस जिसमें सारे कॉलम वेक्टर्स ही हैं, कॉलम मैट्रिसेस ही पड़े हुए हैं, उसकी जो फील्ड है वो आ रहा है, यानी कि उसमें जितनी भी एंट्रीज यूज़ हो रही हैं वो रियल नंबर की हैं। ठीक है, ये है आपके पास एक वेक्टर स्पेस, आपने उस पर इनर डिफ़ाइन करके दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इनर क्या डिफ़ाइन करके दिया हुआ है, c1 c2 इज़ इक्वल टू v बिलोंग्स टू v, या आपने कोई से भी दो कॉलम वेक्टर्स जो हैं वो v में से ले लिए हैं। अब c1 किस तरह का होगा, ये कॉलम वेक्टर्स, उससे ट्रांसपोज ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसको ट्रांसपोज रिमूव करके ऐसे भी लिख सकते हो x1 x2 एंड सो ऑन xn। तो ये बेसिकली आपके पास इनर है। ठीक है, सॉरी ये आपके पास जो c1 जो कॉलम वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस में से लिए है ये वो है। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं कॉलम वे में। तो ये दो आपने एलिमेंट ले लेने हैं, किस में से, वी वेक्टर स्पेस में से। उसके ऊपर उसने इनर इस तरह का डिफ़ाइन किया है कि c1 c2 का इनर जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है c1 का ट्रांसपोज लेना है, उसको c2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसके बराबर है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ c1 का ट्रांसपोज c2 इसके बराबर है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये करना है, सबसे पहले पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, ये इसने सॉल्व करके भी आपको दे दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करके दे दिया हुआ है कि उसने कहा है कि c1
के ट्रांसपोज को C2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आता है। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्योंकि ये जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये ऐड होके आपको एक आंसर मिलेगा ना यहाँ पे कोई ना कोई, तो वो डिटर्मिनेंट, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ले रही हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो जब कोई एक ही नंबर, सिंगल नंबर पड़ा होता है मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है, जैसे अब मैं 2 इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लूँगी तो 2 ही आएगा। तो इस तरह ये एक नंबर है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो यही नंबर आएगा ना। तो उसने ये इनर आपको डिफाइन करके दे दिया हुआ है, बस आप वो तीनों कंडीशन को लें और सेटिस्फाई करवाएं क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बनती है या नहीं बनती। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसको पूरा बताया गया है। ठीक है, u और v जो कि आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, हम अब आर स्क्वायर पर जा रहे हैं। u आपको दिया हुआ है, चूँकि आप ले रहे हो आर स्क्वायर, ठीक है, तो आपको पता है जब जो भी आप u और v आर स्क्वायर में से लोगे तो u किस टाइप का होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म का, v भी ऑर्डर पेयर फॉर्म का, और इनका जो इनर है वो इस तरह का डिफाइन करके दिया हुआ है। अच्छा, अभी जो हमने आर एन में देखा था इनर, वो जो था इनर वो था u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस सो ऑन प्लस un vn, ये था ना इनर। इस टाइप का जो इनर होता है ना, इसको हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं, जब ये आर एन पर हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। अगर हम इसी तरह आर स्क्वायर में बात करें तो ये आ जाएगा u1 v1 प्लस u2 v2। ठीक है, तो ये भी यूक्लिडियन है। लेकिन अगर आपको इनर प्रोडक्ट इस तरह की डिफाइन करके दी जाती है तो ये यूक्लिडियन नहीं होती। ठीक है, ये आपको वैसे एक इनर प्रोडक्ट उसने दे दी होती है, आपने अब इसको यूज़ करते हुए इसकी तीनों कंडीशन को बताना है क्या ये वाकई इनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको चेक करना होता है। अगर वो इनर प्रोडक्ट की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फिर ये जो आर स्क्वायर है विद दिस इनर इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसकी पहली कंडीशन से स्टार्ट लेते हैं। पहली कंडीशन में हमने एक एलिमेंट ले लेना होता है u, ठीक है, जो कि हम कौन सा ले रहे हैं, x1 x2 ऑर्डर पेयर फॉर्म का जो आर स्क्वायर को बिलोंग करता है। अब हमने u का इनर लेना है। अब आपने इसको देखते हुए काम करना है, इसको देखते हुए। ठीक है, इसको कैसे देखना है, ये जो x वाले एलिमेंट हैं ये u के हैं, जो v वाले एलिमेंट हैं वो y के हैं। लेकिन यहाँ पर u और u का ही इनर लेना है, u का u के साथ इनर लेना है, तो यहाँ पर सारे x वाले ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखें आपने, अब ये वाला जो u है, आपके पास 2 u है ना अब यहाँ पे। अब आपने ये समझना है, ये जो u है वो u का ही काम कर रहा है, लेकिन ये वाला जो u है वो v के तौर पे हम ले रहे हैं। तो इनर प्रोडक्ट में क्या करना है, आपने x1 को y1 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेकिन इसका जो x1 है वो तो x1 नहीं है, लेकिन जो इसका, चूँकि ये अब u ही है, ये v की जगह पे लिखा हुआ है जो कि u ही है, और इसका पहला एलिमेंट जो है वो भी x1 नहीं है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो वो x1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस x1 को v के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है y2 के साथ। तो इसका पहला एलिमेंट x1 है, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, x2 है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा। तीसरे में क्या कहा हुआ है कि पहले वाले जो u का जो पहला है उसके x2 को v के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है y1 के साथ। तो इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो x2 और इसका जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, x1। तो x2 को x1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद क्या है, 3 लिखना है, x2 को y2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका एक दूसरा एलिमेंट और इसका भी दूसरा एलिमेंट। तो इसका दूसरा एलिमेंट x2 है और इसका भी दूसरा एलिमेंट x2 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x2 का स्क्वायर। तो ये आपने इस तरह इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, फिर आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर बन रहा है और ये प्लस 2x2 का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आपको पता है कि आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पहली बात तो उसकी पूरी होगी। अब उसकी पहली कंडीशन में दूसरी बात क्या थी कि उसके इनर को 0 के इक्वल रखना है। तो आप इनर तो ऑलरेडी यहाँ पे सेम का इनर तो निकाल चुके, इसी को यूज़ कर लो, इसी को ही मैं आगे लेकर चलती हूँ। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर
प्लस 2x2 का स्क्वायर बराबर है 0 के। अब या तो ये 0 मतलब अब अगर इन दोनों की एडिशन 0 के बराबर है, इसका मतलब है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 और 2x2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, x1 बराबर x2 के। ठीक है। दूसरी बात और जो दूसरी तरफ क्या था वो ये था कि x2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से x2 का क्या आंसर आएगा 0। तो चूंकि आपको पता था कि एक कंडीशन में आया था x1 बराबर x2, तो x2 की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x1 भी क्या आएगा 0। तो दोनों क्या आ गए 0 आ गए। तो अगर दोनों 0 आ गए तो फिर u आपने क्या लिया हुआ था, x1 और x2 लिया हुआ था ना। तो जब x1 और x2 दोनों 0 आ गए तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो ये पूरा क्या हो गया, u इज़ इक्वल टू 0 हो गया। तो यही चीज़ आप बताना चाह रहे थे कि जब आप इसको लेकर चलते हो, आप इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ सारा स्टेप करते हो और एट द एंड आपको u भी क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब आपने दूसरी कंडीशन ले ली है, u v का इनर लिखा है वो इसके बराबर है। ठीक है, आपने लिख लिया उसको देख कर ही, बस आपने इसको अब शफल करना है। y1 को x1 के साथ लिख देना है, मतलब इसको इसके साथ इधर शफल कर देना है। शफलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आप ये देखेंगे जो अब आपके पास आंसर आया है वो किस टाइप का आया है, वो वी यू टाइप का आया होगा। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको, अब यू वी का जो इनर है वो वी यू के इनर के बराबर आ गया। अब तीसरी कंडीशन पर आ जाए, वो आपने कैसे करनी है, वो आपके पास ये थी ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू का इनर जो है वो बराबर है, वो आपने इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है अब हम देखते हैं उसको। आपने पहले तो u और v की और w की वैल्यू जो है वो ऊपर लेट कर लेनी होती है। वो क्या क्या लेने हैं आपने, वो u और v की तो आप पहले ही लेट कर चुके हैं, यहाँ w मज़ीद लेट कर लें, z1 z2। u है आपके पास x1 x2, v है आपके पास y1 y2 और जो w है वो आपके पास है z1 z2। तो आपने सबकी इधर वैल्यूज़ लिखी, ठीक है। वैल्यू लिख लेने के बाद आपने यहाँ पर उनको ऐड भी कर लिया, ठीक है। और z1 z2 साइड पे पड़ा हुआ है। अभी आपने इनर नहीं अप्लाई करना। इनर कब आप अप्लाई करोगे, जब आपके पास इनर अप्लाई करने वाली फॉर्म आएगी तब आपने इनर अप्लाई करना है। यानी कि आपके पास फॉर्म ऐसी होगी कि ये वाली चीज़ टोटली सॉल्व होके एक रकम बनेगी, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे इनर प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, अब आपने जब इसको ऐड कर लिया तो ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब ये इनर प्रोडक्ट इस पर अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि ये अब आपके पास काम कर रहा है x1 का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये काम कर रहा है x2 का, और ये एक एलिमेंट बन गया u वाला। ये आपके पास काम कर रहा है y1 का और ये काम कर रहा है y2 का। तो अब आप इसके ऊपर इनर अप्लाई कर सकते हो। तो इनर अप्लाई करने का ये फॉर्मूला ही है जो आपको दे दिया हुआ है। कौन से वाला, ये वाला। इसको सामने रखना है और इनर अप्लाई किया जाना है। उसको जैसे मैंने नाम दिया, इसको x1 का नाम दे दें, इसको x2 का नाम दे दें, इसको y1 का नाम दे दें और इसको y2 का नाम दे दें। जब आप ऐसे नाम देंगे तो यहाँ से देख कर लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है, फिर गलती नहीं होगी कोई। तो कैसे देख के लिखना है आपने, अब देखें ज़रा हम उसको लिखते कैसे हैं। इसको y1 कह दिया, इसको y2 कह दिया। अब पहला है x1 और y1 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये x1 हमने लिखा ax1 प्लस by1 और इसको मल्टीप्लाई किया z1 के साथ जो कि y1 है, ठीक है। उसके बाद माइनस x1 y2, x1 ये वाला लिखा और साथ y2 लिखा, वो ये है z2, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लिखा x2 और x2 को मल्टीप्लाई किया y1 के साथ, x2 ये है, इसको y1 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने लिखा 3 लिख दिया। फिर हमने लिखा x2 और उसको मल्टीप्लाई किया y2 के साथ। फिर हमने x2 लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया z2 के साथ। तो जब फिर ऐसे आपने जब मल्टीप्लाई कर लेना है, बस यही काम होता है, यही स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, जो आपको अच्छे से देख कर अप्लाई करने हैं। जब अप्लाई हो जाते हैं ना फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, फिर सिंप्लीफिकेशन ही रह जाती है। अब आपने बस इसको सिंपल किया है, z को अंदर मल्टीप्लाई की, z1 को किया, z2 को किया, ये z1 ये z2, इन सबको बस अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब आपका मेन टारगेट क्या है कि आपने पहुंचना है इस प्रूफ तक, इसकी डेफिनेशन तक। अब ये कैसे अप्लाई होनी थी, आपको पता था कि आपका a बाहर आना चाहिए, इनर से बाहर, और u का w के साथ इनर आना चाहिए,
ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, प्लस आना चाहिए, बी बाहर आना चाहिए, किस में से, वी और डब्ल्यू का इनर होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, अब आपने यहाँ से जब आपने इसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेना है, अब आपकी ये कोशिश होनी है कि जहाँ यू और डब्ल्यू होंगे मैं उनको एक साथ करके लिख दूँ, और जहाँ पर वी और डब्ल्यू के एलिमेंट्स हैं मैं उनको इकट्ठे करके लिख दूँ। तो यू और डब्ल्यू के एलिमेंट कौन से हैं, एक्स और जी वाले, और वी और डब्ल्यू के एलिमेंट कौन से हैं, वाई और जी वाले। तो जो एक्स और जी वाले हैं वो एक साइड पे लिख दिए, वो ये बनते हैं, उनमें से ए कॉमन आ रहा होगा, और जो वाई और जी वाले एलिमेंट है उनमें से लाजमी तौर पर बी कॉमन आ रहा होगा, उनको एक साइड पे लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ये तो ए ही है, ठीक है। ये किसका इनर हो गया, इस इनर को आप एक्स वाई वाले यू वी के इनर से मैच कर सकते हैं। जैसे यू और वी का इनर था, वैसे ही सॉरी ये वाला इनर जो है वो मैच कर रहा होना है, तो ये यू और डब्ल्यू का इनर हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ये वाई और वी और डब्ल्यू का इनर हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमारी तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो फिर दस ऑल कंडीशंस ऑफ इनर प्रोडक्ट आर सेटिस्फाइड, सो द ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर और विद दिस इनर इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वन में नो डैट वी डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन इन एग्जाम्पल नंबर 1 बाय 1 फॉर आर स्क्वायर द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इज गिवन बाय। जब हम आर स्क्वायर या आर थ्री या आर फोर एंड सो ऑन आर एन पे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो इसी तरह का होता है कि यू के पहले एलिमेंट को वी के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस यू के दूसरे एलिमेंट को यू के दूसरे एलिमेंट से ऐड किया, एंड सो ऑन। अगर आपके पास आर स्क्वायर है तो सिर्फ 2 दफ़ा ही, अगर आर क्यूब है तो 3 दफ़ा ऐड कर लें तीनों एलिमेंट्स को। तो ये इस टाइप का जो इनर प्रोडक्ट होता है ये यूक्लिडियन होता है। तो जो अभी हम एग्जांपल करके हटे हैं उसमें ये ऊपर वाली एग्जांपल में यूक्लिडियन इनर नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको बस ये कहा जाए कि आप शो करें कि आर स्क्वायर विद दिस विद इनर प्रोडक्ट इसका शो करें कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो अब आपको इनर प्रोडक्ट अगर नहीं डिफाइन करके दी हुई तो आपको खुद पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट आर स्क्वायर पर क्या होती है, बस आप उसको लेकर और उसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करा दें। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि इसको इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें और साथ कुछ इनर दे दी जाए, जैसे अभी ये एग्जांपल नंबर 3 में दी गई है इनर, अभी जो हम एग्जांपल करके उसमें एक अगर अलग टाइप की इनर प्रोडक्ट आपको दी गई थी तो आपने फिर उसको लेकर काम करना है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है कि अगर कभी इनर प्रोडक्ट नहीं डिफ़ाइन करके दी होगी तो खुद ले लेनी है। खुद कैसे ले लेनी वो मैंने आपको बता दी है, कौन सी ले लेनी है, और अगर नहीं डिफ़ाइन कर अगर दी होगी तो फिर उसी को यूज़ करके आपने तीनों कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।